दिल्ली में एक तरफ सर्दी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से अरविंद केजरीवाल फुल चुनावी मूड में हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ऑटो पॉलिटिक्स भी चल रही है जो बिल्कुल सवाब पे है और दोनों पार्टियों ने 1 लाख से ज़्यादा ऑटो चालकों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। और इस बीच केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि वो यानी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आप बीजेपी को सीधे टक्कर देगी। अब दे पाए कि नहीं दे पाए को देखना हो आगे चलकर। आपने तो टिकट बांटने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिससे कई सीटों पर मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने का आसार है। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली का चुनावी माहौल इस वक्त पूरी तरह से गर्मा गया है और इस गहमा गहमी में तीनों पार्टियों की क्या है तैयारी और कौन किस पर पड़ेगा भारी, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में भाग लेने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले ये देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली की चुनावी हवा बदलने लगी है। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों दिल्ली के ऑटो चालकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दिल्ली में करीब 1 लाख ऑटो चालक हैं जो चुनाव प्रचार में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों से मिलकर उनके घर खाना खाया। केजरीवाल ने उनके लिए 5 गारंटियों का ऐलान भी कर दिया। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। केजरीवाल के हर कदम पर बीजेपी की नजर है। वो भी ऑटो चालकों को लुभाने में पीछे नहीं रहना चाहती। इसलिए बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा भी ऑटो चालकों से मिलने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बीजेपी ने भी ऑटो चालकों से कई वादे कर दिए हैं। वो केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के अलावा ऑटो चालकों की अनदेखी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये ऑटो चालक परिवार लगातार हमारे संपर्क में है। इनका सिर्फ एक सवाल है, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है तो पिछले 12 साल में ये घोषणाएं थी, ये पूरी क्यों नहीं की? क्यों लोगों को सुरक्षा नहीं दी? क्यों लोगों को बीमा नहीं दिया? क्यों लोगों को वर्दी के पैसे नहीं दिए? और आज भी सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। तो अभी कर देना, जब सरकार उनकी है, अथॉरिटी उनके कर दे। इस ऑटो पॉलिटिक्स के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की खबर चल रही थी, लेकिन केजरीवाल के एक पोस्ट ने इस पर विराम लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। दिल्ली में वोट काटने की साजिश का मुद्दा भी गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत की है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इसमें उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से वोट काटने वाले अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। वहीं दूसरी तरफ LG VK सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उनके आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड की जांच हो रही है। इसे लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है
और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। बांग्लादेश का बॉर्डर त्रिपुरा, आसाम, बंगाल से लगता है। सीमा की सुरक्षा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। अगर त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से चल के यूपी, बिहार पार करते हुए दिल्ली, देश की राजधानी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमित शाह और मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल की राह इस बार आसान नहीं है। वो चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं। उन्होंने 70 में से 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इसमें 24 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इसके चलते विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी में बगावत के सुर भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बना पाएगी? भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के नाम पर वोट देगी? लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को धूल चटा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे सफलता हाथ नहीं लग पा रही। क्या इस बार बीजेपी अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगी और इस पूरे चुनावी खेल में कांग्रेस कहीं है भी? बिल्कुल, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो हर दिल्ली वासी जानना चाहता है। जिन लोगों की दिल्ली में दिलचस्पी है वो भी जानना चाहते हैं, जो दिल्ली में नहीं रहते वो भी जानना चाहते हैं। आखिर राष्ट्रीय राजधानी है, हर किसी की दिलचस्पी इसमें रहती है। और आज आवाज़ अड्डा में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी, बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, और साथ में राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे रवि श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार हमारी तरफ से। चूँकि बात दिल्ली की है और दिल्ली में लंबे समय से आम आदमी पार्टी काबिज है यहाँ पे, तो मैं कोशिश सबसे पहले जाना चाहूँगा संजीव कौशिक जी के पास, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव कौशिक जी, जब पहले लिस्ट आई आम आदमी पार्टी की और फिर दूसरी लिस्ट आई, तो मैं बड़ा चौंक गया कि आखिर इतनी जल्दी लिस्ट जारी करने की क्यों बनी। चूँकि पिछली बार जहाँ तक कि मुझे याद है, जनवरी के दूसरे हफ्ते के आसपास आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी की थी। तो ये क्या विशेष रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है या फिर कुछ फीडबैक आपको अलग मिल रहा है? देखिए, फीडबैक मिले या फिर रणनीति के तहत ये बात की जाए, लेकिन सच बात ये है कि हर एक पार्टी को अपने तरीके से रणनीति बनाने का अधिकार है और उसके आधार पर वो काम करती है। चुनाव समर में निश्चित तौर पर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए उतरते हैं और अपने पूरे दमखम के साथ उतरते हैं। रही बात लोगों के नाम के घोषणा की कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है, तो पार्टी ये मानती है कि यदि नामों की घोषणा समय रहते कर दी जाए तो वो अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपने लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। जिस तरह से उनकी अपनी रणनीति है और लोगों के बीच में जो काम किया गया है अभी तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये खुलेआम मानती है कि अभी तक के वक्त में एक ऐसी पार्टी है जो खुलेआम जाकर के लोगों के बीच में कहती है कि हमने 10 साल या 12 साल जो भी हमें समय मिला हमने काम किया, हम उस काम के आधार पे आपसे वोट मांगने आए। हम आगे क्या करेंगे उसको बाद में आप परखेंगे। हमने जो पीछे किया है उसको ध्यान में रखें। हमने जो वादे किए थे उसके अनुसार काम किया। आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी, स्कूल दिया, स्वास्थ्य दिया बेहतर, महिलाओं के लिए काम किया, बसों में व्यवस्थाएं दी, बुजुर्गों के लिए काम किया। वो तमाम बातें जो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए एक मजबूत पिलर के तौर पे काम करती है और लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो मुद्दे हैं उस पर हमने काम किया और उस आधार पे आप हमें वोट दें। तो उस आधार पे अब रही बात कि बहुत सारे लोग इलेक्शन के वक्त में इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुतायत मात्रा में आम आदमी पार्टी के पास अन्य दलों से लोग जब जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के मन में या उन राजनेताओं के मन में, उन राजनीतिक दल जो विपक्षी पार्टियां हैं या उनमें जो पहले से काम कर रहे थे, उनके मन में ये विश्वास है कि निश्चित तौर पे यदि आम आदमी पार्टी को हम ज्वाइन करते हैं तो आम आदमी पार्टी के बेहतर काम करती हुई पार्टी दिखाई देती है और उसके साथ जोड़ने के बाद में हमें भी मौका मिलेगा जनसेवा करने का। बस एकमात्र कारण यही है। जब आप संख्याओं के आधार पर देखेंगे तो बहुतायत मात्रा, मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया चूंकि बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि नहीं आपके यहाँ से भी तो लोग जा रहे हैं। तो वो जो जा रहे हैं वो किस परिस्थिति में जा रहे हैं और आ रहे हैं तो किन परिस्थितियों में और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं वो सामने दिखाई दे रहा है। तो एक आशा और उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी बनकर उभरी है
जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया और उसी के आधार पर वो काम यहाँ करते हुए पे दिखाई संजीव कौशिक जी, हर कोई परिस्थिति को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, उस पर नहीं जाएंगे, उस पर आगे चल के हम लोग जाएंगे। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे प्रवक्ताओं के पास जाएंगे कि जो नाम के लिस्ट जारी किए उसमें भी थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए लगा कि जो बाहरी लोग आए थे उन पर ज़्यादा भरोसा जताया गया, जो मौजूदा लोग थे उन पर भरोसा कम जताया गया। 21 नवंबर को 11 नाम आए, उसमें से 6 लोग ऐसे थे जो भाजपा और कांग्रेस से आए थे। इसके बाद 20 नाम आए जिसमें से 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। तो मौजूदा विधायकों का टिकट काटा जाना एक संकेत ये भी देता है कि शायद फीडबैक नहीं आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी आपको दिख रहा है, और बाहरी लोगों को टिकट देना ये भी दिखाता है कि नीचे के लोगों में एक निराशा दिखेगी, बागी तेवर दिखेंगे। इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, आप अपने तरीके से इस बात को ले सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है और कारवां बढ़ता चला जा रहा है, जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं उनके मन में एकमात्र संकल्प या एकमात्र विचार यही है कि आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से और आम आदमी पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी है, नई पार्टी है, और लगातार लोग यदि जुड़ रहे हैं तो ये लोग आएंगे कहां से? समाज के ही तो लोग आएंगे, अच्छे काम करने वाले लोग आएंगे। उनको लगता है कि इस पार्टी से जुड़ जाएंगे तो हमें काम करने का मौका मिलेगा। जो काम कर रहे थे पहले से वो भी बेहतर काम कर रहे हैं, और उन्होंने स्वतः ये घोषणा की है कि नहीं, यदि हमें मौका मिला, हमने बेहतर काम किया, किसी और पार्टी के लिए काम करने वाले लोग यदि आ रहे हैं उस तरह से मजबूत, तो उनको मौका मिल रहा है तो वो काम करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, आपके हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन कैडर को थोड़ी सी मायूसी लगेगी कि हम तो इतना दिन काम किए, बाहर से हेलीकॉप्टर कैंडिडेट आया, उसको आपने दे दिया। खैर, ये आप सिर्फ आम आदमी पार्टी की दिक्कत नहीं होती, दूसरी पार्टी की भी दिक्कत होती है। मैं सिर्फ आप पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक होता है, मनोबल टूटता है कई बार, लेकिन उसको किस तरह से मैनेज करेंगे कि बड़ा चैलेंज होगा आगे चल के। भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें जो चारू प्रज्ञा इस पूरे तैयारी में, दिल्ली चुनाव की तैयारी में आगे रहने की बाजी मार ली है आम आदमी पार्टी ने? आप लोग थोड़ा सा पिछड़ गए, क्योंकि आमतौर पे भाजपा जानी जाती है कि फॉरवर्ड प्लानिंग, बेहतर रणनीति, सबसे पहले कदम उठाना। महाराष्ट्र में हमने देखा इस तरह की रणनीति काफ़ी सफल भी हुई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। नमस्ते। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बयानबाजी चुनाव के पहले शुरू कर दी है, इससे एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी हार की तरफ बढ़ रही है। मैं आपको संकेत बताती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके बावजूद बैकडोर से सारी बातचीत चालू है। दूसरी बात, वो अभी से वोटर लिस्ट और ईवीएम्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने चुनाव हारने की भूमिका अभी से बांधना चाह रहे हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने पुराने नेताओं के, काफी नेताओं के टिकट काटे हैं, और जिन लोगों को आज भी टिकट दिया है, जैसे ताहिर हुसैन, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कोर्ट ने भी ये कहा है कि इन्होंने दिल्ली को जलाया, दिल्ली राइट्स में इन लोगों का हाथ था। तो अगर हम इन सारी चीजों को नजर में रख के चले, हम ये देखें कि दिल्ली में किस लेवल का काम नहीं हुआ है, और ये सारी बातें इनकी खुद की आरटीआई की रिपोर्ट में आती हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि ये हार के लिए भूमिका बांधने की तैयारी करी जा रही है, और कोई बात है नहीं। चाहे इनके स्कूल का स्कैम हो, चाहे इनके मोहल्ला क्लिनिक का स्कैम हो, चाहे दिल्ली की बेसिक बातें हो, जैसे पानी है, जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिक्यूशन से लोगों की मौत हो रही है, पोल्यूशन से लोगों को सांस नहीं आ रहा है, घरों में पानी नहीं आता, कॉलोनीज में टैंकर आने की जरूरत हो जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इन्होंने कोई भी सिस्टम इंप्रूव नहीं किया। हाँ, एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे पैसे लग गए हैं। घोटालों की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक घोटाला इनके हर एक बड़े नेता को अपने लपेट में लेता चला गया है। सारे के सारे जेल जाकर वापस आ चुके हैं। सवाल ये पूछा था कि चुनावी रणनीति बनाने में आम आदमी पार्टी आगे निकल गई, आप पीछे होते दिख रही हैं, और ज़मीन पे जो आगे निकलेगा वो जाहिर तौर पे ज़्यादा लोगों को कैटर कर पाएगा, ज़्यादा लोगों से संपर्क कर पाएगा। तो इसमें भाजपा कहाँ है? इसका जवाब तो आपने नहीं दिया, लेकिन आरोप आपने ज़रूर लगाए आम आदमी पार्टी पे। नीरज मिश्रा जी, पिछली बार का हमने देखा आंकड़ा, इस बार तो आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर से बयान जारी करके कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने से आपको क्या लगता है, कांग्रेस को फायदा होगा
कि नुकसान होगा? क्योंकि अगर 2020 के आंकड़ों को आप देखें तो आम आदमी पार्टी को जहां 53.8% वोट मिले थे, वो वहां पे कांग्रेस को सिर्फ 4.3% वोट मिले थे और भाजपा 38.7% पे थी। तो आप इस गठबंधन नहीं होने को कैसे देख रहे हैं? लक्ष्मण जी, मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि साफ गोई से अपनी बात रखूं और इधर उधर की बात ना करूं। बिल्कुल। ये तो देखिए, ये तो इबारत लिखी हुई है कि पिछले 3 चुनावों में हमारी दिल्ली में क्या स्थिति रही है। उसके पीछे की वजहों पर मैं जरूर आपसे डिबेट कर सकता हूं, पर उससे वो रिजल्ट तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आज जिस तरीके से आपने बहस की शुरुआत से पहले जो पैकेज चलाया, उसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति दिखी, क्योंकि पिछले 70 दिनों से आपके प्रोड्यूसर्स और आपके रिसर्चर्स को पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर एक न्याय यात्रा चल रही है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की 70 विधानसभाओं में गए और वहां पर हर तबके से मिले हैं। और ये जो ऑटो की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत दिल्ली के अंदर इस चुनावी रण में वो कांग्रेस ने की है, जो संवाद आज से 12 दिन पहले हम लोगों ने किया था ऑटो चालकों के साथ और उनकी बातों को सुना और मैनिफेस्टो बनाने का कार्यक्रम हमारा चालू है। मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, जिसके अंदर आज दिल्ली की जनता फुटबॉल बनी हुई है, क्योंकि केंद्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार, इन दोनों की खींचतान के बीच में हमारे जैसा जो आम दिल्ली वासी है वो आज पिसता चला गया है। आप समझिए, एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आपको बनाकर दी। आज उस वर्ल्ड क्लास कैपिटल की स्थिति क्या है? आप यमुना में चले जाते हैं, हर छठ पूजा में विजुअल्स आप लोग दिखाते हैं कि वहां पर पानी जाने लायक नहीं है। ये जो 3 महीने अभी चल रहे हैं, नवंबर से लेकर जनवरी तक, दिल्ली सांस लेने लायक नहीं बची है। और छोटी छोटी बुनियादी बातें, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सुरक्षा हो, इन सारे पैमानों पर ये केंद्र की और जो प्रदेश की सरकार है, ये तो फेल रही है। और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में बैठकर इस बात को उनको बता रही है। देखिए, आपने केंद्र की सरकार को देखा है, जिसने पिछले 11 साल से आपके ऊपर एक अन्याय काल थोप दिया है। वही सेम जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली में, और आज अतिशी जो खड़ाऊ रखकर मुख्यमंत्री बनी है, ये उन्हीं के शब्द हैं। इन लोगों ने भी पिछले 11 साल में दिल्ली की वही स्थिति कर दी है। तो हम लोग तो जनता के बीच में जाकर उनसे सिर्फ ये हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो जो वर्ल्ड क्लास कैपिटल आपके पास था, जिसे ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, आप उसको दोबारा से क्लेम कीजिए और अपने हकों की लड़ाई लड़िए। और उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें इस बार इस बात का भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। और लक्ष्मण जी, आपका जो सवाल था कि ये जो गठबंधन की बात, देखिए, मोदी जी के एक माउथपीस एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये खबर चलाई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तो कहा नहीं। आपने अपने क्रिएटिव में देश के नेता विपक्ष की फोटो लगाई, क्या उन्होंने आकर कहा कि हम कांग्रेस आम आदमी के साथ गठबंधन करेंगे? तो आम आदमी के साथ गठबंधन की बात जब हरियाणा में हमने नहीं की, पंजाब में हम उनके सामने लड़े और दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता इनकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो हम इनके साथ क्यों जाएंगे? जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो ठीक उसी तरह है कि रणजी ट्रॉफी मैच में एक खिलाड़ी हमारे देश का जो इंडियन टीम में साथ खेल रहा हो, लेकिन अपने प्रदेश के लिए खेल रहा होता है। आप कह रहे हैं नीरज मिश्रा जी, गठबंधन में आप तो कह रहे हैं कि आपने भी साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में भले ही हम साथ हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जो पिछले 10 साल का कैडर है, उस बेस है, उसको मजबूत करने के लिए आपने कहा भी यात्रा हमने चलाया। पैकेज में सारी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन आपने जो बातें कही वो भी चैनल पे जा रहा है, हमारे दर्शक, उतने ही दर्शक इस आपकी बातों को भी सुन रहे हैं। इस पे मैं आऊँगा आगे चल करके। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी तक जो पिछले 2-3 हफ्ते से चुनावी सरगर्मी आपको दिख रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार का दिल्ली चुनाव पिछले 2 चुनाव से अलग रहने वाला है? जिस तरीके से ने जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और फिर सीधे चुनावी मैदान में कूद गए, भाजपा भी यहाँ पे अब हर घर घर जाके अभियान में जुट गई है। इतना पहले कांग्रेस भी इसमें कूद गई है और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हो गए, वो भी और जगहों पे खड़े होने की संभावना है। तो इस बार का चुनाव आपको अलग दिख रहा है बाकियों से?
देखिए लक्ष्मण जी, चुनाव तो हर अलग होता है और कोई भी चुनाव पहले के चुनाव जैसा नहीं होता है। ये गलती जब कोई राजनीतिक दल या नेता करता है तो मात खा जाता है, मुंह की खाता है। लेकिन अलग एक विशेष मायने में है। अरविंद केजरीवाल का कोई प्रशंसक हो या विरोधी, लेकिन एक बात हर कोई कहता था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर निजी तौर पर कोई गंभीर आरोप नहीं। और 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कमाल किया। 13 में उन्होंने कांग्रेस को 8 सीटों पर ला दिया था और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ अनैतिक गठजोड़ किया केजरीवाल ने। उसके बावजूद जनता ने उन्हें प्रचंड जनादेश देकर 2 बार भेजा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। अब तो खैर एडहॉक चीफ मिनिस्टर से चला रहे, ये भी कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिला। लेकिन बदला क्या है, इसको जरा लिस्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी क्यों इस तरह से हड़बड़ी में, थोड़ी मुश्किल में दिख रही। और देखिए, बड़े अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी ईमानदारी से सब बातें कही, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ नहीं होगा ये मैं उस दिन मान लूंगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी, जो शराब घोटाले पर जमकर प्रदर्शन कर रही थी, फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसी तरह से मजबूती से प्रदर्शन करने लगेगी तो मैं मान लूंगा। लेकिन बदला क्या क्या है ये समझिए। 5 साल से लगातार यमुना में सपरिवार नहाऊंगा कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब यमुना जी की तरफ पता नहीं जाते भी हैं या उधर से जब गाड़ी गुजरती है तो आंख बंद कर लेते हैं, शीशा काला करवा देते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल जो आदमी कट्टर ईमानदार की छवि वाला था, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मतलब ठीक है, तर्क दिया जा सकता है कि भाई दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी ऐसे आवास में रहते हैं भाई, एक से एक नेता है, सांसद ही बहुत से हैं, बहुत अच्छा बनवा के रहते हैं। कई ऐसे सांसद हैं जिनके घर में घुसी तो लगता है कि सचमुच शीश महल जैसी जगह में जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, 2 बंगले को तोड़कर इस तरह से आलीशान बंगला बनवाया जाए, राजमहल जैसा लुक दिखे, उसके अंदर ऑटोमेटिक दरवाजे। अच्छा, कौन सा ऐसा काम करना है भैया कि तुम दरवाजा भी नहीं खोल सकते हो? तो ये सब दिल्ली की जनता को दिखा। दिल्ली की जनता को यह भी दिखा कि शराब घोटाले में आरोप लग रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा मॉडल की बात करते थे, उनके शिक्षा मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को अपनी सीट तक छोड़नी पड़ जाती है, वो भाग जाते हैं। अवध ओझा जो कोचिंग में पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसे ऊटपटांग बोलने के लिए चर्चित हुए और उनको सीट दे देते हैं। राखी बिरलान को सीट छोड़नी पड़ती है, वो दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं शायद। और एक के बाद एक जिनको आप टिकट दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको 2013, 2015, 2020 में अरविंद जी ने हराया। आम आदमी पार्टी के भीतर का असंतोष अभी बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन 2013, 15, 20 में जो वॉलंटियर्स ने हरा दिया, नए लोगों ने हरा दिया, और जिनको आप पुराने में दे रहे हैं, 2 लोगों के बेटे को टिकट दे दिया। तो अरविंद जी की राजनीति अब कोई अलग नहीं रही। तो ये चुनाव इस वजह में हर जी इस सवाल पे मैं जरा आम आदमी पार्टी के पास, प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। संजीव कौशिक जी, ये जो हर्षवर्धन जी ने अभी अपनी बात रखी कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, और वाकई में छवि थी और काफ़ी लंबे समय तक छवि रही, राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के पीछे और सफल होने के पीछे उनकी एक छवि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब जिस तरीके से छवि धूमिल हुई है, जेल में रहे उतने दिनों तक, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में रहे और कई घोटालों पे संगीन आरोप लगे, आपको लगता है कि ये सब थोड़ा सा जनता का विश्वास डगमगाएगा? जो पिछले 2 चुनाव में देखने को मिला था वो विश्वास शायद हासिल कर पाना मुश्किल होगा। देखिए, जिस छवि को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपने चश्मे से देख रहे हैं, बाकी दिल्ली की जनता उस छवि को अपने चश्मे से नहीं देख रही है। दिल्ली की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जिस महल में रहते थे या जिस उनका चश्मा दूसरा है, जिस शीश महल में रहते थे, हाँ बिल्कुल, जिस शीश महल में रहते थे, वो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। भारतीय जनता पार्टी कल जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, वो उसमें जाके रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानबूझकर तो आम आदमी का ही है, आम आदमी पार्टी का नहीं, मतलब आम आदमी का ही पैसा लगता है। इतनी यदि नैतिकता है तो हर्षवर्धन जी के मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्री उनके अपने अपने घरों के ब्यौरा दें और बताएं कि कौन कौन मुख्यमंत्री किस तरह से रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के 11,000 करोड़ के हवाई जहाज का भी वो लेखा जोखा दें, और जिस तरह से
एक प्रधानमंत्री के 2 लाख के चश्मे होते हैं, 2.5 लाख की घड़ियां होती है। वो जिस तरह की शानो शौकत पे रहते हैं, अभी तक जिस तरह के खर्चे नहीं, वो सब स्वीकार कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, बेसिकली सवाल ये था कि इतने सिंपल और साधारण से इंसान की छवि अरविंद केजरीवाल की। मैं आ रहा हूं। और हमारे उप मुख्यमंत्री के लिए और पूर्व शिक्षा मंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि वो भाग गए अपने सीट से, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि वो भाग के चले गए, बनारस चले गए, गुजरात छोड़ के? वो भाग के गए थे क्या? देखिए, राजनीति में मैंने कहा कि सीटों की अदला बदली किन परिस्थिति में, मनीष सिसोदिया एक शिक्षाविद है, एक शिक्षाविद के लिए उन्होंने यदि अपने पटपड़गंज विधानसभा को छोड़ दिया, दूसरे जगह से यदि उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा, या फिर जो वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहा हूं, मेरी कनेक्टिविटी बेहतर और शानदार है। अब एक शिक्षाविद ने सोचा कि ये हमसे ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, हम पूरे, ये कॉन्फिडेंस लेवल को देखने के बजाय आप इसको कमजोरी की तरफ देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि बिल्कुल मनीष सिसोदिया आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि कहीं भी जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे, और ये भागने वाली बात ऐसा नहीं है। और आपने एग्जाम्पल भी दिया। रवि श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि जी, ये जो छवि में बदलाव आया है, कई लोगों ने इस छवि में बदलाव को महसूस किया है, और वास्तविक बदलाव है कि नहीं वो तो विवाद का विषय है, और वो हर किसी का अपना सब्जेक्टिव इशू है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि में ये बदलाव, और कई सारे उनके नेताओं पर ये आरोप लगना, और कई सहयोगियों का छोड़कर उनसे निकल जाना, आपको लगता है ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है इस विधानसभा चुनाव में? नमस्कार लक्ष्मण जी, और सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप सबसे बाद में मेरे पास पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा मुझे समय दे दें। नहीं, मैं किन्हीं को टोकता नहीं हूँ, जिनका बोलना बोले, लेकिन संक्षिप्त में बोलेंगे तो और भी सवाल लेके आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, मैं आपके सब सवालों के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर एक चीज देखनी होगी, कुछ इस चुनाव के अंदर कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की। मैं अरविंद केजरीवाल को लगभग पूरे 12 सालों से देखता रहा हूँ, और बहुत करीब से देखता रहा हूँ उनको, मैं उनकी कार्यशैली को। 15 और 20 के चुनाव में करारी मात खाने के बाद भाजपा पूरी तरह से छटपटा गई थी, और उसको ये समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हरा पाना दिल्ली के अंदर एक बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने उसके लिए अपनी तरकश के अन्य तीरों का इस्तेमाल किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में निर्णय दिया था कि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है और सब चीजें हैं, वो सरकार को पूरा एक अधिकार मिलेगा, मगर उसके खिलाफ वो जाकर के एक रिजोल्यूशन, एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए पार्लियामेंट से, और उनकी सब शक्तियों को छीन लिया गया। तो इसलिए पहले 5 और 10 सालों के 15 और 20 के बाद जो अरविंद केजरीवाल काम कर पाए थे, वो काम आखिर इस टर्म में आकर के बहुत कम हो गए और लगभग रुक गए। इस वजह से अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा है। आपने ठीक कहा कि उनकी छवि आज विवादास्पद हो गई है। समय निर्णायक रहे, समय बताएगा कि कब फैसले होंगे। मैं आपको ये एक बात कहना चाहता हूं कि 12 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी। 12 सितंबर से कल 12 दिसंबर हो जाएगी। 3 महीने के अंदर केस की एक भी डेट नहीं लगी है, और ना लगेगी। मैंने तभी कहा था कि ये मुकदमा 20 साल तक चलेगा आगे, क्योंकि ये चुनावी मुकदमा था। ये मुकदमा किसी को, अपराध को पकड़ने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए नहीं था। हेमंत सोरेन भी 5 महीने जेल में रहे, और उसके बाद आपने देखा कि झारखंड में आने के बाद उन्होंने एक थंपिंग मेजॉरिटी अपनी पार्टी के लिए हासिल की थी झारखंड के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पहले काम किए हैं और अभी भी जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है, उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई करप्शन किया है। जहां तक सवाल पार्टी का है, आप नेताओं के ऊपर लाइन से मुकदमे लगे, जेल में डाले गए, मगर किसी का भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, कोई भी जेल नहीं गया, और ये एक साजिश के तहत भाजपा ने किया, क्योंकि भाजपा ये कर सकती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वोटों के लिए लोगों को निकाला जा रहा है। जो पार्टी एक
अब आदमी को, अनिल मसीह को पकड़ करके म्यूरल इलेक्शन के अंदर 8 वोट कैंसिल करवा सकती है, वो चुनाव में कौन सी बेईमानी नहीं कर सकती, ये पूरा देश जानता है। और आज भी जो भाजपा के कार्यकर्ता रवि श्रीवास्तव जी, फैक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, चूंकि आप काफी वरिष्ठ हैं, फैक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, चूंकि आप किसी पार्टी से नहीं, आप निष्पक्ष होकर बोलेंगे। आरोप इतना जल्दी साबित होता नहीं भारतीय कोर्ट में। दूसरी बात कि आरोपों से बरी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने ईडी के चार्जशीट को पढ़ा, उसको देखा, तो उसमें वाकई संगीन आरोप थे। मैं ये नहीं कहता आरोप सही थे गलत थे, आरोप तो आरोप होते हैं। तो ये कहना कि कोई डेट नहीं लगा, फैसला नहीं हुआ, इसलिए वो ईमानदार है, तो वो थोड़ा सा ज्यादती होगी, क्योंकि आप विश्लेषक हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी, मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो अपराध साबित होगा या नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि 1 केस, 2 केस, 3 केस, कम से कम किसी केस के अंदर तो आज 10 सालों के अंदर कोई ना कोई आपका नेता तो जेल जाता ना। इतनी तो प्रक्रिया कमजोर नहीं है कानून की। इसलिए ये साबित होता है कि ये सारे केसेस एक पार्टी को खत्म करने की वजह से फैब्रिकेट किए गए, बनाए गए, क्योंकि वो छटपटाए हुए हैं कि दिल्ली में चुनाव इस तरह से जीता नहीं जा सकता। अब मैं आपको निगेटिव बता देता हूं। निगेटिव ये है कि जो भाजपा का वोट शेयर है वो 38% का लगभग फिक्स है। अगर वो अपने वोट शेयर को थोड़ा भी इंप्रूव कर पाएंगे तो शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाए। आप मेरे एक सवाल का मुझे सिर्फ जवाब दीजिए कि आज से 8 से 9 साल पहले जब पहली बार आम आदमी पार्टी आई, तब तक देश में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, उपचार, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूलों का अपडेशन, इस या जो शहीद होते हैं काम पर उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, या तीर्थ यात्रा जो वृद्धों को दी जाती है वो, या महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, मार्शल्स बस में लगाना, इन बातों के ऊपर कोई बात करता था देश के अंदर क्या? आज उनकी नकल हर राज्य में हो रही है। आज उनकी तर्ज पर लाडली बहना और प्यारी बहना दिए जा रहे हैं। यही हो रहा है आज, आप देख रहे हैं। तो ये राह किसने दिखाई है? ये राह राजनीति को बदलने की अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है, जिस पर आज देश चल रहा है। श्रीवास्तव जी, आगे भी आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि आपने काफी लंबा बोल लिया, बाकी वक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस छवि की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें एक बात हर कोई कहता है कि इतने दिनों तक जेल में रहे, और जेल में रखने का एक नकारात्मक असर जो होता है, हम भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में देखा है कि उसका एक सिंपैथी वोट मिल जाता है। तो वो सिंपैथी वोट मिलने का खतरा कितना आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और इससे कैसे निपटेंगे? जी, पहली बात तो जब कोई जेल जाता है उसके खिलाफ कुछ इस तरीके के सबूत होते हैं कि हमारे कोर्ट्स को लगता है कि इनका जेल जाना आवश्यक है। बार बार बेल लगाई गई, जजेस ने ये उचित समझा कि उनको जेल के अंदर रखा जाए, ये पहली बात है। दूसरी बात ऐसी, अगर कोई सिंपैथी फैक्टर होता तो लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर थे और यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो उस प्रचार के समय कुछ दिल्ली की बात नहीं हुई, उससे ज्यादा बवाल खड़ा करा गया उनके खुद के ड्राइंग रूम के अंदर, जब उन्हीं की खुद की राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के ऊपर अटैक हुए, और ये बात पूरी दिल्ली को पता है। देखिए, आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी जमीन पर जाए और जनता से मिले, कॉलोनीज में जाए, मोहल्लों में जाए और पूछे क्या आपके घर पानी आता है। मोहल्लों में जाए और पूछे कि जब बारिश पड़ती है क्या आपके एरिया में पानी भरता है। यमुना की हालत हम सबने देख ली। आज जो स्कूल का नाम लेते हैं वो क्या आरटीआई रिपोर्ट नहीं पढ़ते? क्या उनको ये नहीं पता कि आज भी दिल्ली में 60% स्कूलों के अंदर साइंस तो पढ़ाई ही नहीं जाती है। तो सिचुएशन दिल्ली की ये है कि जनता की आंख खुल चुकी है। प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट जैसे दिल्ली जल बोर्ड थे, आज वो मिट्टी में दबे पड़े हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारा करप्शन हुआ है। और जहां तक इमेज की बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो जेल का भी समय था आम आदमी पार्टी के नेताओं का, वो समय भी कुछ साफ तरीके से नहीं बीता, है ना। वो मसाज वाला इंसिडेंट हुआ जहां पर ये कह रहे थे कि जो मसाज कर रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, बाद में वो एक पॉस्को के केस में अंदर गया हुआ कैदी पता चला। जब ये पूरे ड्रामे तमाशे हुए कि अरविंद केजरीवाल बेचारे परेशान है, बीमार है, खाना नहीं खा रहे, वजन कम हो रहा है, और तुलने पर ये पता चला
चला कि कोई ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से तमाशे करे गए, जिस तरीके से हर एक चीज को एक ड्रामा सा बनाकर जनता के सामने करा गया, राजनीति इससे ऊपर है। जनता को अपना भला चाहिए, लाभ चाहिए, और इन ड्रामों से अब वोट नहीं मिलने वाले। आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है, और जैसा मैंने कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो आज ऑलरेडी ये लोग वोटर लिस्ट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके पास आऊँगा दोबारा से चारू, लेकिन एक मुद्दा जो एक बिजनेस चैनल होने के नाते हम लोगों को बड़ा ये होता है, गंभीरता से हम लोग सोचते हैं, और आम आदमी पार्टी खास तौर से जो दिल्ली में उनके वोटर हैं वो भी सोच रहे होंगे शायद कि क्या दिल्ली की हालत इतनी अच्छी है, वित्तीय हालत, कि इस तरह के फ्रीबीज के वादे किए जाएं। आज जिस तरीके से ऑटो वालों के लिए अलग अलग तरह के वादे किए गए, हालांकि वादा भारतीय जनता पार्टी ने भी की है, तो इस तरह के वादे करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? संजीव जी, आपने कहा था शुरू के अपने सवाल के जवाब में, हम तो ये कहने जा रहे हैं कि हमने जो काम किया आपको पसंद आया तो ठीक है, उस पर वोट दीजिए, आगे क्या करेंगे जब बनेंगे तो तब देखेंगे। जब इस तरह के आधार हैं आपके लिए वोट मांगने के, तो इस तरह के लोक लुभावन वादे, और मैं कई सारे रिपोर्ट का हवाला दे रहा था कि 31 साल में पहली बार जो है रेवेन्यू डेफिसिट होने जा रहा है दिल्ली में, ऐसा अनुमान जताया गया है। तो ऐसे केस में आप इस तरह के बड़े बड़े वादे करेंगे तो आने वाली सरकार, चाहे आपकी सरकार क्यों न बने, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डाल रहे हैं आप? कौशिक साहब, देखिए, कोई भी सरकार अपने जनता के लिए काम करती है, और दिल्ली की सरकार भी अपने जनता के लिए काम कर रही है। सवाल यह है कि ये कौन तय करेगा कि कौन सी योजनाएं जन कल्याणकारी है और कौन सी योजनाएं फ्रीबीज वाली है, किस योजना से कितना असर पड़ रहा है, किसने कहा। दिल्ली सरकार सब तरीके से मजबूती के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। वो लोगों को फ्री में, मुफ्त में बस यात्रा भी महिलाओं को करा रही है, शिक्षा भी बेहतर देख रही है। रीढ़ की हड्डी बन चुकी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों से जाके एक बार पूछिए। अभी कह रही थी हमारी बहन चारू प्रज्ञा की लोगों से जाके पूछिए, क्या जाके लोगों से पूछिए। आपने कभी योजनाओं के बारे में या दिल्ली के जनता के दिलों में उतरने के बारे में सोचा ही नहीं। आप तो केवल हवाई बातें करती रही। अभी भी आप मसाज के चक्कर में लगी हुई हैं। आपको पता है कि जिस समय इलेक्शन हो रहा था एमसीडी का, रोजाना इन्हीं टीवी चैनलों पर एक फुटेज आ जाता था आप लोगों के माध्यम से, और सुबह से लेकर शाम तक उसी फुटेज पे हम लोग चर्चा करते थे। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने कहा कि इन सब बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक सरकार आई है, बेहतर काम कर रही है हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2.5 दशक से मैडम आप बाहर हैं। आप इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि आपकी रणनीतियों में कोई कमी है। पूरे हिंदुस्तान में आप पताका फहरा के आती हैं, और दिल्ली में आने के बाद में चारों खाने चित वाली स्थिति हो जाती है। एक दिल्ली, छोटा सा प्रदेश, जिसमें दिल्ली के गृह मंत्री, पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री, दिल्ली के नहीं, हमारे अपने गृह मंत्री पर्चा बांटते फिरते हैं दरवाजे दरवाजे, और उसके बाद में भी दिल्ली की जनता कहती है कि नहीं, आपको दिल्ली की सत्ता नहीं सौंपेंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये कनेक्टिविटी बनाई है आप लोगों के बीच में। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये पर्दा, सोफा, ये मसाज, ये फर्जी तरीके से केस बनाने का क्या मतलब बनता है? ये फर्जी तरीके से केस बनाने का, आप कहती हैं कि आप सही हैं तो आप वापस आ जाएंगे। जी संजीव कौशिक जी, मेरा सवाल ये था, ऑटो चालकों के लिए ये कहना कि 10 लाख का जीवन बीमा देंगे, 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे, बेटी की शादी के लिए 1 लाख की आर्थिक मदद देंगे, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 हज़ार रुपये देंगे, बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग का खर्च सरकार देगी, इन सब का कभी कोई आकलन किया है आप लोगों ने ये सारे वादे करने से पहले कि अगर ये सब देना पड़ा तो हमारे ऊपर कितना अतिरिक्त खर्च आएगा? बोझ नहीं कहूँगा, अतिरिक्त खर्च आएगा, और वो कहाँ से पैसा लाएंगे कि जब जीतेंगे तब देखा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी यदि ये बात समझ रही है कि इससे अतिरिक्त दिल्ली सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी अपने घोषणा पत्र में लिख दे कि इन सारे चीजों को लेना देना नहीं है, हम मांगे इन सारी चीजों को खत्म कर देंगे, इनके बारे में नहीं सोचेंगे। कह दे वो हमें नहीं सोचना है, कह दे कि फ्री की यात्राएं बंद कर देंगे, फ्री में हम बस बंद कर देंगे। वो सवाल लेके तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा, वो सवाल लेके भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा मैं। तो वो सवाल लेके तो जाऊंगा भाजपा के पास। आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसका कोई आकलन किए हैं? बगैर आकलन के कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त कोष है, और दिल्ली सरकार के पास इस मामले में बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार बेहतर काम कर रही है। सारे जितनी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं भी चलती रहेंगी। लाख ही आंख दिखाते रहें और ये कहते रहें कि नहीं योजनाओं पर हमारी टेढ़ी नजर है, आएंगे तो बंद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो सब कहानी कहते रहें। लेकिन दिल्ली की जनता को पता है कि दिल्ली के बेटे के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए, और उस भरोसे के बदले में उन्होंने क्या दिया है और आगे क्या देने वाले हैं, दिल्ली की जनता बिल्कुल तटस्थ है। उसके मन में कहीं कोई शंका नहीं है। मैं बार बार
ये बात कह रहा हूं कि यदि आपके मन में कहीं से भी दिल्ली के जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करनी है तो योजनाओं के बारे में बात कीजिए। ये बेमतलब कि आप छवि खराब करके आप अपनी छवि बेहतर बनाइए ना। आप किसी और पार्टी के नेता के ऊपर दागदार बना करके उसे आप, मैं आऊंगा भाजपा के पास जाऊंगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि इन सारे वादों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, तो शायद आपकी जानकारी में होगी भी कि बहुत महंगे ब्याज दर पर दिल्ली सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए NSSF फंड से मांगा केंद्र सरकार से कि दे दीजिए, जबकि कई राज्य ये सब फंड से पैसा नहीं लेते क्योंकि उसमें काफ़ी ब्याज लगता है। तो फंड की स्थिति उतनी भी कंफर्टेबल नहीं है कि आप इन सारे वादों को पूरा कर सके। लेकिन ये वादा सिर्फ आप नहीं कर रहे, ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के वादे किए। लक्ष्मण जी, दिल्ली के जो पैसे हैं, लक्ष्मण जी, दिल्ली के जो पैसे हैं यदि वही दे दे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार दे दे तो शायद ये सवाल आपके मन में भी नहीं पैदा होगा कि कहां से ये पूरा करेंगे दिल्ली का जो फंड है। नहीं, NSSF का पैसा तो आपने मांगने गया था। लेकिन ये सवाल मैं भाजपा के पास भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि वो भी कह रही है कि हम मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी का जो आम आदमी पार्टी शुरू की थी वो हम जारी रखेंगे, वापस नहीं लेंगे, और वो भी कई सारे वादे कर रही है। और फिर इसका फाइनेंशियल हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी से बातचीत करूंगा। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। अलग अलग राज्यों के मुकाबले अगर बात करें कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव की, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी यहाँ पर है और हर पार्टी अपने दांव में लगाने में जुटी है। आज आवाज़ अड्डा में इसी पे कर रहे हैं चर्चा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि आपने ऑटो चालकों के लिए जो इतने सारे ऐलान किए उसके पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, भाजपा भी पीछे नहीं है और कांग्रेस ने भी सर्वे कर लिया। शायद कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ करना चाहे, तो दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊँगा। लेकिन सबसे पहले चारू आपके पास आऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी तो वैसे फिस्कल डिसिप्लिन के लिए बड़ी जानी जाती है, फ्रीबीज के पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया कि जब लगा कि राजनीतिक नुकसान होगा कि ये मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी हम देते रहेंगे, वापस नहीं लेंगे, इस नैरेटिव को मत समझिए। विदुड़ी जी ने ये बयान भी दिया था। और अब ऑटो चालकों के लिए आप लोगों ने भी ढेर सारे ऐलान कर दिए। तो क्या लगता है, आप लोगों के लिए मजबूरी है जनता को लुभाने के लिए? देखिए, कोई भी ऐलान करना या वादे करना और उस पर डिलीवर करना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार कोई वादे लेकर आती है, उन वादों को पूरा किया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का हमने कुछ इस तरीके का सिलसिला देखा कि आप पानी के वादे तो कर देते हैं, लेकिन नलों में जब पानी आ ही नहीं रहा तो आप उस पानी को मुफ्त बोले या अनमोल बोले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके नल से पानी आता नहीं है, आपको टैंकर बुलाना पड़ता है। जब पानी आता है उसका रंग ऐसा होता है कि मिट्टी ज्यादा साफ लगे। तो ये सारी सच्चाइयां हैं। अगर देखिए, आप एक प्रॉफिट बनाते हुए डिपार्टमेंट को, इसका मैं उदाहरण आपको पहले भी दे दी थी, 600 करोड़ के प्रॉफिट में रहने वाले दिल्ली जल बोर्ड के डिपार्टमेंट को अगर आप 2700 करोड़ के घाटे में ले जाते हैं तो ये समस्या बड़ी है। आप एक लिकर पॉलिसी बनाते हैं, आप एक शराब की एक नई पॉलिसी बनाते हैं और उसमें शराब की बिक्री बढ़ाते हैं, दुकानें बढ़ाते हैं, कमीशन बढ़ाते हैं। उसके बावजूद ये दिखाते हैं कि सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ या कम फायदा हुआ है। तो ये सारी आश्चर्यजनक योजनाएं हैं और इसी वजह से ये सारी आज हमारी डिबेट इस लेवल पर आ चुकी है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कोर्ट से, चाहे वो दिल्ली का हाई कोर्ट हो, चाहे वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो। अभी भी आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली सरकार को ये कहा गया है कि भाई क्यों नहीं आपने लागू होने दी है योजना अपने प्रदेश में, क्यों आप लोगों को इसके लाभ से दूर रखते हैं, ऐसी आपको क्या राजनीति करनी है। तो ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। हमारे पास नीरज मिश्रा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, इनका जवाब दीजिए। देखिए, दिल्ली की जनता संतुष्ट है और दिल्ली की जनता के इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल तत्पर है। आप दिल्ली के हॉस्पिटल में या मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के तमाम उन हॉस्पिटल में जाके एक बार दौरा करके आइए। मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है वो हवाई बातें कर रही है। दिल्ली की जनता के मन में जाके देखिए कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है और क्या सोचती है, उसके बारे में एक बार बात कीजिए। लेकिन दिल्ली की जनता के बारे में, दिल्ली की जनता से बात करने के बजाय आप बैठ करके इस तरह की बातें करेंगी तो ये संभव नहीं है कि आपको सच्चाई के बारे में पता चले। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ आगे हमारे पास पहुंची। नीरज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊँगा कि अलग अलग पार्टियों ने, पहले आम आदमी पार्टी ने, भाजपा ने अलग अलग ऐलान कर दिए, वादे कर दिए। कई लोग इसको फ्रीबीज कहते हैं, कई लोग दिल्ली के फाइनेंशियल हेल्थ पे एक बड़ी चुनौती कहते हैं। आप लोग अभी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? क्या इसी तरह के फ्रीबीज या कुछ बड़े ऐलान करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कॉम्पिटिशन बड़ा टफ लग रहा है? लक्ष्मण जी देखिए, पहले तो मैं चारों का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े आपके सामने रखे तो वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी थी कांग्रेस पार्टी की, उसके बारे में आपके सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने इनको जब सरकार दी तो हमने हर विभाग को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि वो सरप्लस में रहा करती थी। ये तो आज भाजपा ने भी मान लिया। और देखिए, हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि राजनीति में जब आप सरकार में होते हैं तो आपको फिस्कल प्रूडेंस और साथ साथ पब्लिक पॉलिसी का जो प्रूडेंस है आपको साथ रखना होगा। ये देखिए, हमेशा से जो लड़ाई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाई वो हैव्स और हैव नॉट्स की थी। उन्होंने लोगों के बीच में ये कहा कि आपके पास ये नहीं है, हम आपको ये दे देंगे, वो सपना दिखाया। लेकिन आज 10 साल के बाद वो जो हैव नॉट्स की श्रेणी में लोग थे, आज फिर वो वहीं खड़े हैं और उनको आप दोबारा से एक सपना दिखा रहे हैं कि जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ, हम वो आपको आज कर कर दे देंगे। तो ये पब्लिक पॉलिसी की प्रूडेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी तो शून्य है। और फिस्कल प्रूडेंस आपके सामने है कि आज जब इनको सेंटर से बोरोइंग करनी पड़ रही है, मैं ये मानता हूं कि इनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि अन्य राज्यों की तरह ये अपने बॉन्ड्स इशू करके पैसा ले लें, क्योंकि थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था हम भी समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि एक सरप्लस वाला स्टेट आपके हाथ में 10 साल पहले दिया गया, आप जो विधानसभा में बार बार कहते थे कि हमने बजट इतना बढ़ाया, लेकिन आपका जो फिस्कल प्रूडेंस था वो शून्य था। इस वजह से आज आप घाटे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि अगर केंद्र की सरकार आने वाली जो दिल्ली की अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके साथ अगर अपनत्व का भाव रखे जो अभी तक बाकी प्रदेशों में नहीं दिखाया, तो दिल्ली को दोबारा से अगर ये दिखाते हैं तो एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल के तौर पर दोबारा से दिल्ली की जनता के सामने और देश के सामने रखा जा सकता है। हर्षवर्धन जी, ये सारी बातें तो हमने देखा कि किस तरह से फाइनेंशियल हेल्थ और फ्रीबीज पे बातचीत चल रही थी। मेरा सवाल बड़ा सा सिंपल है कि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, वैसे में इस फ्रीबीज के झांसे में आएंगे क्या? नहीं, देखिए, फ्रीबीज का झांसा कहिए या कहिए कि उससे थोड़ा आराम तो मिल ही जाता है, तो वो एक वर्ग तो उसमें आ ही रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जिसको कहते हैं ना कि एकदम छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हम तो यही करेंगे। बीच में तो उन्होंने रेवड़ी पर चर्चा शुरू किया था, पता नहीं क्यों बंद कर दिया। उसको तो करना चाहिए थोड़ा बढ़ा बढ़ा के। लेकिन आप किसी भी राज्य में देखिए, तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर राज्य में ऐसी योजनाएं आएंगी। और वहां जो भी शासक रहे हैं वो उसको बड़ा गर्व से बताते हैं कि हमने ये कर दिया। भाई शिवराज जी लाडली बहनों के लाडले भाई हैं, अभी एकनाथ शिंदे लाडका भाई थे, अब देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो इसे तो कहीं ना कहीं रुकना होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर ये स्कीम्स काम करती तो राजस्थान में अशोक गहलोत तो सब कर रहे थे, मोबाइल भी बांट रहे थे। और मुझे तो वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, याद है कि वो बूढ़ी माँ ने कहा कि हाँ अशोक गहलोत ने दिया है लेकिन वोट तो मोदी को देंगे। सवाल ये है कि क्या जिस राजनीति को लेकर नरेंद्र मोदी आए थे, भारतीय जनता पार्टी उस पर स्टिक करने जा रही? और ये 10 अक्टूबर की अखबारों की हेडलाइन में पढ़ रहा हूं कि दिल्ली प्रोजेक्टेड टू स्लिप इनटू रेवेन्यू डेफिसिट फॉर फर्स्ट टाइम इन 31 ईयर्स। ये ठीक कह रहे हैं नीरज मिश्रा की शीला दीक्षित के समय में फिस्कल प्रूडेंस था। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने कोविड जैसी महामारी के समय जब देश रुक गया था करीब 3 से 6 महीने के लिए, उस समय भी उसे बरकरार रखा है और उसको अपने जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको अचीव करने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये रेवड़ी कल्चर बेहद खतरनाक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, चूंकि उनको लगता है कि मुफ्त बिजली पानी और अब ऑटो चालक, अब ये कितनी विचित्र सी बात है, वो कह रहे हैं सरकार 1-1 लाख रुपए ऑटो वालों को देगी, बड़े गरीब है। अरे भाई, आप ये स्थिति नहीं देख रहे कि ऑटो वाले इतना कमाएं कि अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाए। आप पैसा देंगे तो फिर ऑटो चालक को ये करने की जरूरत क्या है? और
कई ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि उस पर रोक लगनी चाहिए। उसमें करप्शन है, उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं नेताओं पर, उसमें उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। तो आपको याद है फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहुत कुछ दुरुस्त किया, लेकिन फ्रीबीज वाला मसला जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी, उस पर रोक नहीं लग रही और सभी पार्टी एक दूसरे से मुकाबले में। हाँ बिल्कुल रवि श्रीवास्तव जी, ये हर पार्टी कहती है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को कूदना पड़ता है फ्रीबीज के रेस में। आपको लगता है कि राजनीतिक मजबूरी है और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में ये कार्ड खेल दिया है? निश्चित रूप से इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब से 2 या 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो मिनिमम एक तो किसी भी परिवार को देश के मिनिमम पैसा एक मिलना चाहिए, वो निश्चित रूप से उसको दिया जाना चाहिए, उसको फ्री भी नहीं कह सकते। आज फ्रीबी और पब्लिक वेलफेयर ये दो चीजों के बीच की लाइन इतनी ब्लर है कि आप पता नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं कि टीवी देना या लैपटॉप देना, मोबाइल देना, ये चीजें जरूर फ्रीबी में आती हैं, मगर पब्लिक वेलफेयर जो जैसे दिल्ली के अंदर आपको बिजली 200 यूनिट फ्री दी गई, पानी आपको फ्री दिया गया, स्कूली शिक्षा आपको फ्री दी गई, महिलाओं की बस में यात्रा आपको फ्री दी गई, तो इस तरह की चीजें मैं समझता हूं कि ये फ्रीबी के दायरे में नहीं आती हैं, ये पब्लिक वेलफेयर है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की और आज पूरा देश कॉपी कर रहा है उसकी, चाहे वो भाजपा की सरकारें हो, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो। आप कर्नाटक देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, आप महाराष्ट्र देखिए, हर जगह पर आप देखेंगे कि यही योजनाएं जो है वो लगाई जा रही हैं। पर इनसे इसका कोर्ट का कोई इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मामला पब्लिक और उसकी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में है। कोर्ट इसमें कोई आदेश नहीं दे सकता। हालांकि इसमें रवि साहब, इसमें चुनाव आयोग ने बड़ी अच्छी पहल की थी। हालांकि कंसल्टेशन ही शुरू किया था, बाद में कुछ हुआ नहीं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला कि आप जो भी वादे करें वो कैसे पूरा करेंगे, उसका एक रोड मैप पेश करिए हर पार्टी के लिए। तो ये एक मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्ड था और अच्छा था, इसको जमीन पर लागू करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को इस पर आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये काफ़ी लंबी बहस हो सकती है इसके मुद्दे पे, लेकिन मैं संजीव कौशिक साहब, समय काफ़ी कम है इसलिए हर लोगों का कमेंट छोटा सा लूँगा कि जब भी चुनाव होता है तो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कौन सी पार्टी किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी ने तो साफ कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने भी कई मोर्चे पे कहा है कि आप वोट देंगे तो सीधे अरविंद केजरीवाल को जाएगा, अरविंद केजरीवाल का चेहरा लेकर चल रहे हैं। तो ये मान के चला जाए कि मौजूदा मुख्यमंत्री टेम्परेरी हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक है, अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के मुखिया हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। अरविंद केजरीवाल जी की ही सोच और समझ और नीतियों को लेकर के पार्टी आगे चलती है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दिल्ली की जनता ये बात समझती है कि अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे और फर्जी केस में फंसा करके उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, दिल्ली के चल रहे योजनाओं को ब्रेक लगाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी वापस बाहर निकले हैं और उन्होंने एक तरह से ये शपथ आप कह सकते हैं कि लिया है कि दिल्ली की जनता पुनः उन्हें स्थापित करेगी और पुनः वो मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित होंगे, कुर्सी पर बैठेंगे और दिल्ली की जनता की सेवा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे। ठीक है, चारू प्रज्ञा, आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ी प्रतियोगी है आपके लिए, उन्होंने तो अपना चेहरा साफ कर दिया है। भाजपा के लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि कोई चेहरा लेकर उतरेंगे आप लोग? अभी तक तो कोई चेहरा दिख नहीं रहा वैसे। चारू, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, चारू से लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है। नीरज मिश्रा जी, आप लोगों की रणनीति क्या होगी इस मोर्चे पे? देखिए लक्ष्मण जी, हमारी तो 138 साल पुरानी पार्टी है और हमारे उस 138 साल के इतिहास में जो भी राजनीतिक इतिहास है उसमें हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं जहां हमारा मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहां हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एक विचारों की पार्टी है ना, विचारधारा के साथ लड़ते हैं। तो हमारे लिए तो दिल्ली की जनता के साथ वो न्याय करना है जो पिछले 11 साल से वो वंचित रह गई। उस न्याय के मुद्दे को लेकर हम सब चलेंगे। जब विधायक दल बनेगा उसका नेता चुन लिया जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किसी पार्टी किसी चेहरे को लेके नहीं जाना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि कमजोर कड़ी होगी? नहीं, निश्चित तौर पर अगर कोई नेता होता, चेहरा होता तो बेहतर होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो राज्यों में भी अगर
महाराष्ट्र की जीत की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह देवेंद्र फडणवीस रहे। अगर विपक्ष का गठजोड़ झारखंड में जीता तो उसकी सबसे बड़ी वजह हेमंत सोरेन रहे। और जहां भी नेता होता है वहां आसानी होती है, लेकिन कई बार जब जनता मन बनाती है तो वो ये भी देखती है कि नेता भर होने से बहुत कुछ बदला है क्या, ये भी सवाल लोगों के मन में आता है। ये बड़ा सवाल उठता है। रवि श्रीवास्तव, 15 सेकंड आपके पास है। सिर्फ नेता भर होने से क्या कुछ बदला है क्या? धन्यवाद लक्ष्मण जी। 15 और 20 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक वादा किया था, एक बात कही थी सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर कि अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। मैं समझता हूं किसी भी राजनेता के लिए ये एक पंच लाइन है। अगर उसमें हिम्मत है तो जनता से जाकर के ये डायलॉग बोल करके दिखाए, और अगर ये डायलॉग काम करता है तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। और बिल्कुल समय खत्म हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों से बातचीत, और काफ़ी अच्छी डिबेट रही, और कई सारे मुद्दे यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है दिल्ली चुनाव में अभी फरवरी तक का समय है। इस बीच आप सबको फिर से मौका मिलेगा अपनी अपनी बात हमारे चैनल पर रखने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।